साउंड, कैमरा, एक्शन। बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। आज सुनिए दूसरा भाग। दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं। डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप, टेरेंस लुइस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया। जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा। डांस के स्टेज ने टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो आज भी उन्हें हर वक्त म्यूजिक की बीट्स पर दौड़ाती रहती। नगमों का श्रृंगार, दिल में लिए डांस के लिए प्यार। मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं। तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी। ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे, मैथ, साइंस, इंग्लिश। तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ, साइंस, इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते हैं इसमें। इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए। मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा। आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी, तो फिर क्या किया आपने? जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया, टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे भी। आप कोरियोग्राफी करते थे, हाँ, लेकिन स्कूल्स में, हाँ, और कॉलेजेस में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है, उसके नुएंसेस अलग होते हैं, एकदम अलग सर, उसकी ट्रिक्स अलग होती हैं। Absolutely. वो तो आप जानते नहीं थे। Absolutely फिर नहीं। आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया? फिल्म जो मुझे मिली, पहली फिल्म जो थी, छोटा सा कोरियोग्राफी का सेक्शन था, लगान में वॉल्स का सेक्शन था, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं एक तो और बड़े कलाकार को बड़ी फिल्म थी। हाँ, बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी, आमिर की और आशुतोष की भी, और फिर हिस्ट्री भी बनी। तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है। तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म बन रही है। लेकिन उसके बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी, और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा, तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे? एक्चुअली मैं कहूंगा कि मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया है सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली। तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से। जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मर्चेंट ने, उनका बहुत ज्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा। लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया था। जाहिर सी बात है ना। लेकिन एक्चुअली बोलूं, वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर्स है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने। मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूँ। लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे, तो वो लोगों के नजर में अरे हाँ, ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है। ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है, और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूँ कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया। लोगों को लगा कि मैंने बड़े नाम, बड़े फिल्म के साथ जुड़ गया हूं, तो अगर आशुतोष जी ने विश्वास किया है तो इस बच्चे में कुछ ना कुछ होगा। तो मुझे सेकंड फिल्म मिल गई जो झंकार बीट्स थी, वो भी फिट हो गई। झंकार बीट अपने आप में एक अलग फिल्म थी, करेक्ट, जिसमें खास तौर से राहुल देव बर्मन का जिक्र था। हाँ, करेक्ट, आर डी बर्मन साहब का। हाँ। और अगर आप देखें तो राहुल देव बर्मन के हर एक गाने में आज भी वही कशिश है, करेक्ट, वही ताजगी है, जबकि वो उनकी साज से निकले होंगे। करेक्ट। तो उन गानों पर, उस संगीत पर कुछ, उसमें कुछ नयापन लाना, हाँ, और फिर उस पे डांस, वो एक अलग चैलेंज नहीं था आपके लिए? एब्सोल्युटली, क्योंकि धुन जो थी, जो विशाल शेखर पहली फिल्म थी उनकी, और सुजॉय घोष की भी पहली फिल्म थी वो। सो जो धुन बना रहे थे, इट वाज मतलब एक वेरिएशन था ऑफ आर डी बर्मन को लेकर, और उसके संगीत को समझकर वो आज की तारीख में वैसा वाला संगीत बना रहे थे।
और बहुत ही अच्छे अच्छे गाने बने उसी टेम्पलेट में, लेकिन एक नया ट्विस्ट देना था, एक नया अंदाज देना था आज की पीढ़ी जिसके साथ जो कनेक्ट कर पाए। तो वो इंस्ट्रक्शन भी सुजॉय ने दिया था कि मुझे थोड़ा पुराना वाला फ्लेवर चाहिए और थोड़ा आज का। उसमें डांस में फिर क्या किया, मैं वही जानना चाहता हूँ आपने। तो डांस में इट वॉज नॉट सच अ डांस ओरिएंटेड सॉन्ग, इट वॉज मोर अबाउट, इट वॉज अ रॉक बैंड। तो वो बैंड है, फिल्म में भी वो लोग सब संगीतकार हैं, म्यूजिशियंस हैं, तो उनको नाचना नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उनको फिल्माया गया था एक रॉक स्टार वाली फील आनी थी। एक रॉक बैंड कैसे आते हैं, उनके बीच में कैसा छोटी छोटी अनबन होती है और कैसे वो अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन रात को वो आके गाते हैं और साथ में मिलते हैं। तो वो वाली कहानी थी। तो उस किरदार के हिसाब से मैं बन गया था। आई डेंट हैव मच ऑफ डांसिंग टू डू बट पिक्चराइजेशन हैड टू बी डन वेल। एज अ कोरियोग्राफर समटाइम्स हर गाना आपको आर्टिस्ट को नचवाना नहीं पड़ता, सिचुएशन के हिसाब से आपको वो दर्शाया जाना चाहिए ताकि वो अच्छा लगे, देखने में फील करे और वो कैरेक्टर से बाहर ना निकले। ओनली ड्रीम सीक्वेंस जब रिया सेन और शायन मुंशी वो एक्टर भी थे, उनका एक गाना था जो शान ने गाया था, दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी मुझको चुनो ना, ला 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 ला। बहुत ही अच्छा प्यारा गाना था। वो गाने में ड्रीम सीक्वेंस में थोड़ा डांसिंग दिखाया गया था, बट मोस्टली इट वॉज मोर ऑफ अ फील का गाना था। कहर वाला डांस जो किया वो तीसरी फिल्म में आया, नाच, जो अभिषेक बच्चन और अंतरा माली के साथ था और जो इसके डायरेक्टर साहब थे राम गोपाल वर्मा। वो फिल्म हाथ ऐसे आई कि अंतरा माली मेरे शोज देखती थी स्टेज में। मुझे तब भी, मैं फिल्मों में काम करता था लेकिन मुझे स्टेज का बहुत बड़ा लगाव था और मुझे स्टेज पर परफॉर्म करना ज्यादा पसंद था। तो मैं अतरंगी चीजें स्टेज पर ट्राई करता था, एकदम अतरंगी, जो मतलब एकदम लोग बोलते थे क्या कर रहा है तू स्टेज पे बट कुछ भी जो भी दिमाग में आया करता था, लेकिन उसका कुछ सर या पैर नहीं था, बट एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट, और मैं वो स्टेज पे दिखाता था। तो उसको वो स्टाइल बहुत पसंद आया अंतरा माली को, और उन्हें बोला कि मुझे आपका ये स्टाइल बहुत पसंद है और मैं ये सीखना चाहती हूँ और मैं इसको अपने फिल्म में लेके आना चाहती हूँ। और एक फिल्म लिखी है जो मैंने लिखी है और राम गोपाल वर्मा ने लिखी है, उसका फिल्म का नाम है नाच आप, कोरियोग्राफी की लाइफ पर ये फिल्म है। और फिर मैंने धीरे धीरे समझा कि ये फिल्म तो मेरे ऑलमोस्ट मेरे से मिलती जुलती है, बिकॉज इट वॉज अ कोरियोग्राफर हु वॉज नॉट अ वेरी ट्रेडिशनल कोरियोग्राफर, जो हटके है, जो हटके सोचता है जी। तो उसने वो जो मेरा जो चाल चलन है, जिस तरीके से मैं बैठता था, वो मुझे नोटिस करने लगी अंतरा माली जी, और वो हर एक चीज समझने लगी कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, कैसे डांस करता हूँ, कैसे समझाता हूँ। तो वो सब चीजें उसने मुझे स्टडी कर दिया और वही चीज वो अपने फिल्म में नाच में करवाना चाहती थी। तो जो कंटेम्प्रेरी डांस का जो मैंने तड़का दिया उस गाने में, तो क्रिटिकली मुझे बहुत सारा लोगों ने फोन किया कि ये फिल्म बहुत हटके है, तुमने कुछ और ही कर दिया, कुछ अलग ही दिख रहा है, डांस नहीं, पता नहीं क्या, कुछ एक अलग नजारा दिख रहा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्रिएटिवली मैंने कुछ अलग सोचा। मैंने बोला कि जो लोग करते हैं वो नहीं करूंगा मैं, कुछ अलग अलग अलग। तो उसके पीछे मैंने क्रिएटिवली कुछ अलग ही डांस करवाया और वो बहुत दिक्कत आया और लोगों को पसंद आया। सो इन माई क्रिएटिव जर्नी आई हैव डन ओनली 10 फिल्म्स, नॉट मच, बट दिस इज वन ऑफ देम दैट काइंड ऑफ एक अलग एक पहचान मुझे इस फिल्म से मिली। अच्छा, अभी आपने इसके पहले ये बात कही कि अंतरा माली ने आपको एक स्टेज शो में देखा और आपने ये बताया कि स्टेज शोज में बड़े अतरंगी से डांस आप करते थे, तो गाने भी अतरंगी चुनते होंगे बहुत ही इस तरह के क्या? क्योंकि अतरंगी गानों के लिए कुछ खास नाम भी हैं हमारे, जैसे किशोर कुमार साहब हैं, अमित कुमार जी के भी गाने रहे हैं। तो आपके अतरंगी गाने किस तरह के होते थे? वेल, अगर हिंदी गाने तो यूज नहीं करते थे, बिकॉज वी यूज्ड टू यूज नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं था, तो हम लोग म्यूजिक क्रिएट करते थे। लेकिन इन्फ्लुएंसेस बहुत सारे थे जो मतलब देसी फिल्मों से थे। कुछ गाने बहुत ही दिल को करीब छूने वाले, जो एकदम सोलफुल थे, जैसे ए जिंदगी गले लगा ले। और मुझे गजल्स बहुत पसंद हुआ करते थे, गजल्स जैसे कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, क्योंकि मैं स्टेज पे ना मूड लेके चलता था। अच्छा अच्छा। तो मेरी कहानियां होती थी, तो मुझे ऐसे वाले मूड वाले गाने बहुत पसंद हुआ करते थे, जहाँ पे एक मूड फील हो जाता है, जो बहुत ही संजीदा, जो बहुत ही जिसमें लिखावट में एक फीलिंग होती है।
तो मुझे अर्थ के गाने, सदमा के गाने या मासूम के गाने या ऐसे फिल्मों के जहाँ पे बहुत ही मतलब बहुत खूबसूरती से लिखे हुए, जो बहुत ही सोच कर, या साहिर लुधियाना के गाने सभी मुझे पसंद थे। एक गाना था जो मैं जूझ रहा था लाइफ में, संसार से भागे फिरते हो, चित्रलेखा चित्रलेखा, करेक्ट सर, मीना कुमारी। तो वो गाना मेरे लिए वॉज अ पिविटल मोमेंट जब मैंने वो गाना सुना, और जो उसका अर्थ था, क्योंकि मैं भी लाइफ में जूझ रहा था कि मटीरियलिज्म इज राइट, ओके, और इज इट कि सब कुछ त्याग देना, भोग में है या त्यागने में, तो क्या है। सो आई थिंक ऐसे गाने जब मैंने सुना करता था, माइंड की क्या सोच है, और इसको फिल्मों में दिखाया गया था। सो आई थिंक आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल ऑफ दीज ग्रेट आर्टिस्ट एंड ग्रेट सॉन्ग्स एंड ग्रेट लिरिसिस्ट। क्योंकि जो म्यूजिक एक तरफ, लेकिन जो अच्छा लिखते हैं उस पर भी अमल करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ कोरियोग्राफर, बिकॉज उससे कोरियोग्राफी बनती है। तो ये गाने मेरे लिए दिल के बहुत करीब रहे। अभी आपने जो ये बातें की, गजल की बात की, लिरिक्स की बात की, आपने बात की कि कहीं कोरियोग्राफर्स उससे बनते हैं। ये एक सवाल मेरे मन में उठ रहा था कि आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। आपने कोरियोग्राफी की अगर बात की जाए तो फिल्मों में ऐसे कोई बहुत असिस्ट भी फिल्में भी नहीं की या किसी को असिस्ट भी नहीं किया। बावजूद इसके आप वो जो कोरियोग्राफी के लिए जो एक खास चीज होती है जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं। देखिए, ऐसा एक डांस देख के डांस कर लेना एक अलग चीज है, लेकिन एक डांस को खुद क्रिएट करना, एक लिरिक्स को डांस में कन्वर्ट करना, करेक्ट, वो एक अलग चीज है जो कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट कह सकते हैं जिसको, अंदर से आता है। इसको आपने महसूस कैसे किया? आपने इसको कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर होता है, देखिए गॉड गिफ्ट है, लेकिन वो गिफ्ट आप बाहर कैसे निकाल कर आपने की जो प्रोसीजर है वो कैसे सीखी, उसको कैसे समझा आपने? सो कोरियोग्राफी ना दो तरीके से होती है। आप गाने को सुनते हो और गाना आप पर हावी हो जाता है, और आपका शरीर उस गाने को सुनकर, उसके कानों के ध्वनि को सुनकर आपका अंग डांस करने लगता है। वो एक तरीका है। लेकिन मैं दूसरा तरीका अप्लाई करता हूँ। मैं म्यूजिक लगाता ही नहीं हूँ, मैं जो थॉट है, जो सोच है, उसको लेके चलता हूँ, और मेरे असिस्टेंट को बोलता हूँ कि मुझे पता नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन मुझे गौर से देखना और याद रखना और मुझे कॉपी करते रहना, क्योंकि मुझे आपको अगर बोलोगे कि अभी वही चीज़ वापस करो तो मुझे याद नहीं रहेगा। लेकिन जो भी निकल रहा है मेरे अंदर से, उस पर थोड़ा आप ध्यान देना, क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें नहीं। तब उतना ध्यान नहीं था कि कैमरा भी लगा सकते हो और आप रिकॉर्ड कर सकते हो। उस जमाने में मैं अपने असिस्टेंट पर ज़्यादा निर्भर करता था। तो मैं स्टूडियो में जाता था और मेरे अंदर से जो भी निकल रहा है वो मैं डांस करता था विदाउट म्यूजिक। और फिर मैं सोच रहा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये कौन से म्यूजिक पे अच्छा लगेगा। फिर मैं म्यूजिक को सुनता था, बोलता कि ये म्यूजिक मुझे इंस्पिरेशन दे रहा है। तो इट वॉज ऑलवेज हाफ हाफ। पहले मैं आगे बढ़ता था, अपना कुछ करता था ताकि वो हावी ना हो जाए मुझ पर, और फिर मैं म्यूजिक को सुनता था और फिर उसको कंबाइन करता था। फिर लफ्ज़ कभी कभी जो अल्फाज जो है अगर वो अच्छे हैं तो वो कभी कभी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी कोरियोग्राफी में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली क्रिएटिव लोगों में, कि आप एक ही म्यूजिक को सुन के 10 चीजें कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। इसके लिए आपको एक इंटेलिजेंस चाहिए, उसके लिए आपको एक समझ चाहिए। वो समझ होता है, इट्स कॉल्ड एन आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस, क्योंकि आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत सारे रूप में इसको दिखा सकते हो, लेकिन कौन सा एकदम सही होगा, एकदम स्पष्ट होगा, एकदम सक्षम होगा और सूक्ष्म भी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत चीजें आप कर सकते हैं, बहुत लिटरल भी कर सकते हो, मतलब जो आप लफ्ज बोला है वही को आप दिखा रहे हो, तो फिर वो जैसे आप डेफ एंड डम वाला डांस हो गया, फिर वो वाला नहीं होना चाहिए कि एकदम लिटरल आपको ट्रांसलेट कर रहे हो, तो उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। लेकिन क्या आप उसको एक मेटाफोरिक एक मेटाफोरिक रूप में अगर दे सकते हैं तो देन इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो यू हैव टू यूज योर आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप उसी एक म्यूजिक या गाने या शब्द को सही चीजों को जोड़कर उसको बहुत ब्यूटिफुली कन्वे कर सकते हो, और उसके लिए चाहिए आपको कॉम्पोजिशन टेक्निक। और कोरियोग्राफी कॉम्पोजिशन इज एन आर्ट। मतलब जो गाना जो आप डांस कर रहे हैं उसके उतार चढ़ाव क्या है। अगर आपकी बॉडी झट से एक स्ट्रांग मूवमेंट दे रही है, उसके बाद आप फिर से स्ट्रांग मूवमेंट मत कीजिए, एक थोड़ा सॉफ्ट मूवमेंट कीजिए ताकि वो एक लहर की तरह ऊपर नीचे चढ़े। अगर आप एक बहुत बड़ा वाला मूवमेंट कर रहे हैं उसके बाद एक छोटा वाला मूवमेंट कीजिए। अगर आप बहुत ही अगर आप एक बार 8 काउंट के लिए सामने होके कैमरा के सामने करें तो कई बार थोड़ा मुड़ के आप थोड़ा डांस की, ताकि वो विजुअल
थोड़ा बदलें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ विजुअल एंड हाउ यू आर यूजिंग स्पेस। जो स्पेस है आप किस तरीके से यूज करते हैं और आपका अंग किस डायरेक्शन में जा रहा है, और वो क्या जो आप कर रहे हो वो मैच कर रहा है म्यूजिक और शब्दों के साथ। ये एक अलग साइंस है, ये एक अलग विधि है जानना कि कैसे करते हैं, और इट्स कॉल्ड द आर्ट ऑफ कॉम्पोजिशन। ये झट से नहीं आता, यू हैव टू वर्क ऑन इट। और फिर जाके आप बहुत ही जब प्रैक्टिस करते हो और बहुत दिमाग लगाते हो, कई बार अंदर से आ जाता है और 1 सेकंड में वो सही आ जाता है। कभी कभी आपको बहुत कुछ करना पड़ता है और फिर उसको फनल करना पड़ता है, इसको एक एसेंस में, मतलब इसको एक रिड्यूस करना पड़ता है, छानना पड़ता है। दैट्स द वर्ड आई वाज सर्चिंग फॉर। तो उसको छानना पड़ता है ताकि वो सही मात्रा में, ज्यादा ना हो ना कम हो। इसकी जो समझ है ये बहुत फाइन इंटेलिजेंस है। यही मैं चाहता था कि हमारे जो श्रोता है वो इस बात को समझें कि एक कोरियोग्राफी होती क्या है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आपकी फिर अगली फिल्म कौन सी रही? जैसे कि आपने बताया 10 फिल्में रही हैं। हाँ, बहुत सारी दूसरी छोटी छोटी फिल्में आई। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे 2009 में ही टीवी से इनविटेशन आया ताकि मैं कोरियोग्राफर और जज बनूं। और मुझे ये जो इनविटेशन आया बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ जज नहीं करने वाला था, लेकिन मैं कोरियोग्राफ भी करने वाला था। और मुझे मौका चाहिए था कि मैं ऐसे ऐसे डांसर्स के साथ काम करूं जो अब जी जान मेहनत करें और मुझसे कोई सवाल ना करे, और जो मैं क्रिएटिवली दिखाना चाहता हूं वो मौका मिले। क्योंकि जब फिल्मों में जब आप काम करते हो तो लिमिटेशन होती है। आर्टिस्ट कितना कर सकता है? 1 2 कट करके शूट करना पड़ता है। तीसरी बात ये होती है कि गाना का अगर वो किरदार ऐसा है कि वो ज्यादा नहीं नाचता तो तुम जबरदस्ती को नहीं नचवा सकते। और या सिचुएशन में आप यही कर सकते हो। तो आप बहुत सारी चीजों से बंध जाते हो। टेलीविजन शो में आपको आप डांस दिखाना है, सिर्फ डांस, लेकिन कहानियां भी दिखानी है, क्योंकि कहानियां के माध्यम से अगर सिर्फ डांस हो तो मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर उसमें एक नैरेटिव हो, इसमें एक कहानी हो, इसमें एक इमोशन छुपा हो, तो वो बहुत लोगों को पसंद आने लगता है। तो जब मुझे ये मौका मिला मैं बहुत खुश हो गया। बहुत कोरियोग्राफर्स ने डांस इंडिया डांस को रिजेक्ट किया था। इनफैक्ट हम पहले चॉइस नहीं थे फॉर एज कोरियोग्राफर्स। बड़े बड़े लोगों को लिया गया था पहले, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हमसे बहुत सीनियर जो लोग थे उनको अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने ना कर दिया क्योंकि उनको कोरियोग्राफ करना नहीं था। क्योंकि वो फिल्मों में कोरियोग्राफ अच्छा करते हैं, लेकिन स्टेज को कोरियोग्राफ करना मतलब स्टूडेंट्स को एक झटके में विदाउट कट्स, वो एक अलग ही विधि है। टेरेंस, में उस पूरी जो टीवी की दुनिया है उसमें हम जाएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले कुछ गाने भी हम सुनते चलेंगे। यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपने बातचीत के दौरान कहा कि फिल्मों में जो कोरियोग्राफी होती है, जो डांस होता है, वो कट करके होता है। करेक्ट। मान लीजिए कि हम एक एक्टर को जानते हैं कि भाई इसको डांस आता नहीं, लेकिन वो बराबर 7 मिनट तक या 6 मिनट तक पर्दे पर डांस करता हुआ नजर आता है। हाँ। आप थोड़ा सा समझाएंगे कि एक्चुअली जो फिल्मी कोरियोग्राफी होती है, फिल्मी डांस जब शूट होता है तो उसका जो प्रोसीजर होता है, उसकी जो टेक्निक होती है, वो किस तरह से कट करके जाती है? तो देख लीजिए, समझ लीजिए आपने एक गाना सुन रहे हैं, गाने में बीट्स होती हैं। ओके, एक ताल होता है, 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4, वो बीट होता है, रिदम होता है, ताल होता है। जब हम लोग सेट करते हैं तो हम हर बीट को कोरियोग्राफ करना पड़ता है। चाहे वो एकदम शुरू में अगर सिर्फ फ्लूट बज रहा है तो वो भी हमारे लिए कोरियोग्राफी होनी चाहिए। क्या हो रहा है उस पर वो भी सेट करना पड़ता है। तो जब हम शूट करते हैं तो हम पिक्चराइज करते हैं कि ये 4 बीट पे हम ये वाला स्टेप करेंगे। अब ये है कि चाहे आर्टिस्ट अच्छा डांस करे या ना करे, लेकिन जो फिल्म का जो माध्यम है उसमें हम बहुत ग्लैमराइज करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक एंगल से 4 काउंट लिया, दूसरे एंगल से क्लोजअप मारा, वही चीज, फिर तीसरे एंगल से मूविंग ट्रॉली शॉट लगा दिया। तो जनरली क्या होता है, आर्टिस्ट को सहूलियत मिल जाती है या कन्वीनियंस हो जाता है कि वो सिर्फ 4 स्टेप करें या 8 स्टेप करें और फिर उसके बाद वो रुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है इसके बाद कट लगने वाला है, क्योंकि एक दूसरा कट आएगा। मान लो कि आपने 16 काउंट का भी कोरियोग्राफी रख दिया। अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहूंगा हमारे अभी जो प्रथा चली आ रही है 20 साल से, कि हम बहुत ही हमारे पास ठहराव नहीं है। हमको सब कुछ ना, अच्छा 2 काउंट ऐसा आ गया, आर्टिस्ट ने पूरा शॉट दिया है डांस का, लेकिन नहीं ये नहीं जम रहा है, अभी थोड़ा कट करके ये लगाएंगे, आप कट करके वो एंगल लगाएंगे। लेकिन एक आर्टिस्ट अगर अच्छा आर्टिस्ट हो, जैसे माधुरी जी हो या ऋतिक हो या गोविंदा जी हो, उनको आपको कट करने की जरूरत नहीं है। वो इतना अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं कि वो एक एंगल से भी बनता है वो शॉट, जरूरी नहीं। लेकिन नहीं, आज की पीढ़ी में सब फट, तो एडिटर ज्यादा नाचता है
क्योंकि जबरदस्ती के फट फट कट, और फिर वो झामे जो आते हैं, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, लेकिन वो ना वो एकदम जूम इन करके झामे जक जक, फिर वो ब्लो ड्रायर, अननेसेसरी ब्लो ड्रायर, हर गाना सेम टू सेम लगने लगता है। अच्छा काम भी हो रहा है इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं यही जरूर कहूंगा कि एक मोनोटोनस चीजें होने लगती है। अगर वो एक चीज अच्छी भी है तो वही चीज को, अच्छी चीज को 30 गाने में आप देख सकते हैं कि वो सेम टू सेम वही फॉर्मेट, वही चीज दिख रही है, इनोवेशन नहीं होता। अगर एक चीज सक्सेस हो जाती है हमारी इंडस्ट्री में तो फिर सभी लोग बोलते हैं कि अच्छा वैसा ही गाना करो और इसको भी डुप्लीकेट बनाओ, सिर्फ गाने के लफ्ज और आर्टिस्ट बदल रहे हैं लेकिन ट्रीटमेंट वही का वही है। सो वही ट्रीटमेंट है कि गाने को फटफट काटो, फिर झामे करो, फिर क्लोजअप लो, फिर स्टडी कैम लगाओ। लाइक आई फील मास्टर जी, जैसे गणेश मास्टर जी, और दूसरे हैं मास्टर जी जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, सरोज जी, उनका जो स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट था, लंबे लंबे कट्स, आई थिंक दैट वो सिनेमा वापस आना चाहिए। एंड कुछ कोरियोग्राफर्स कर रहे हैं कुछ हद तक, और आर्टिस्ट को भी पता चल गया है कि नाउ वी शुड ऑल्सो नॉट कीप सच शॉर्टकट्स। तो फिल्म की बात करें तो बहुत लोग जो अच्छे डांसर नहीं हैं उनको भी हम अच्छा दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज गलत है, ओके, तो मैं सिर्फ आपका क्लोजअप ले लूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि आप आंखों से खेल लीजिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम सही नहीं है, आप बहुत ही ऑड लग रही हैं। कुछ कुछ हैं एक्ट्रेस जिनको डांस नहीं आता और वो मॉडल्स हैं, लंबी हैं, उन्होंने कभी सीखा नहीं है लेकिन अभी उनको करना पड़ रहा है, तो वो जबरदस्ती करते हैं, वो सीख लेते हैं, लगता है वो बहुत स्ट्रेस में डांस कर रहे हैं, वो मजे नहीं ले रहे हैं। कुछ कुछ हैं, ज्यादा नहीं है। आजकल के सभी जो पीढ़ी के जो आर्टिस्ट हैं वो सब ना सीख कर आते हैं, बट कुछ दो तीन ऐसे रहे हैं मेरे लाइफ में भी कि मुझे लगा कि उनका फुल बॉडी शॉट नहीं लूंगा, और अगर लूंगा तो वाइड लूंगा, भर भर के डांसर, ताकि वो जो गलतियां हैं छिप जाएं और उनको सिर्फ 4 या 5 या 8 काउंट का डांस सिखा के बंद करा दूंगा, क्योंकि उनकी एनर्जी कम होने लगती है या वो याद करने लगता है कि नेक्स्ट क्या है और वो चेहरे पे दिखने लगता है। तो इसलिए हम लोग कट कट करके लेते हैं, लेकिन ऑडियंस को पता नहीं चलता है कि ये कटा हुआ है, उनको लगता है कि ये लगातार निरंतर रूप से चला आ रहा है। तो दोस्तों आप समझ गए ये जो कट कट की दुनिया है किस तरह से आपके सामने बट बट के आती है। बहरहाल ये एक चीज बहुत टेक्निकल थी। हाँ। ध्यान से जो श्रोता इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, जाहिर सी बात है जिनका डांस से बहुत लगाव होगा उन्होंने बड़े ध्यान से इसे सुना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपकी उस दुनिया में आते हैं जो आजकल आपको घेरे हुए, या ये कह लें कि जिस दुनिया में आजकल आप मदमस्त हैं अपने नशे में, टीवी की दुनिया। तो ये टीवी की दुनिया में अब जहां तक मुझे ध्यान आता है कि मैं भी काफी समय से देख रहा हूँ, मुझे लगता है जब से शुरू हुई है ये दुनिया, रियलिटी शोज का जमाना जब से शुरू हुआ है, चाहे वो डांसिंग शोज हों या सिंगिंग शोज हों, हाँ, गाने तो विविध भारती के ही बजते हैं। करेक्ट। करेक्ट, बहुत सारे गाने। एक जो अभी जिसके एटलीस्ट 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, वो गाना भी पुराना गाना है। हाँ। जो मैंने नोरा के साथ किया वो ज्यादा हिट हुआ है। बहरहाल मतलब अभी जब हम बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। कौन सा? भीगी भीगी रातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है, वो वाला गाना। अजनबी। हाँ, अजनबी, वही गाना लेकिन मॉडर्न स्टाइल में। आज की तारीख में डांस बहुत आगे बढ़ चुका है, तो लोगों को ये मजा आता है कि एक पुराना गाना और फिर मॉडर्न कोरियोग्राफी, उसका एक अलग ही मजा आता है। आप बात कर रहे थे कुछ ऐसे डांसर्स की कि जिनकी बॉडी लैंग्वेज में डांस नहीं होता, करेक्ट, लेकिन फेस पे आंखों से खेल जाते हैं। आपकी नजर में कौन सी हीरोइन बहुत अच्छी डांसर है आज के जमाने में? जो बहुत अच्छे हैं, मैं जरूर कहूंगा कि माधुरी जी बहुत अच्छा करती है। आजकल की तारीख में आज की जो नई पीढ़ी है सभी अच्छा डांस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, वो इंजॉय नहीं करते हैं। अगर आप देखेंगे माधुरी और गोविंदा जी ना, जब वो कोरियोग्राफी सीखते भी है ना, तो वो अपना एक एलिमेंट लेके आते हैं, उनको खुद को इतनी खुशी महसूस हो रही है और वो खुशी दिखती है। दूसरे लोगों में लगता है कि नहीं, हमें उसको एक परफेक्ट बनाना है, तो वो परफेक्शन के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि उनको एंजॉय भी करना है। परफेक्शन के चक्कर में वो रोबोट हो जाता है। हाँ, तो वो मेरे बाल ऐसे हैं, अच्छा मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, अच्छा ये पोस्चर सही है, हाँ क्या मैं सुंदर लग रही हूँ या मैं सुंदर लग रहा हूँ, या मेरा एटीट्यूड सही है कि मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं। ऑल्सो दे आर टू ट्रैप्ड इन दैट की परफेक्शन। तो कहीं ना कहीं दे डोंट रियलाइज कि एक मेटाफिजिकल चीज होती है एनर्जी एंड वाइब। आकार इज अ फिक्स्ड रूप, फिजिकल रूप है, लेकिन एक चीज है एनर्जी और वाइब, वो
फिजिकल नहीं होती, वो मेटाफिजिकल होती है, वो लोग भाप लेते हैं। तो लोग जब आप देखते हैं, हाँ रूप तो देख लेते हैं, लेकिन इसकी जो वाइब है ना वो नहीं आ रही। आत्मा नहीं पकड़ पाता। सुंदर है लेकिन आत्मा नहीं, मतलब सब ठीक है, सब अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी वो वाइब नहीं आ रही है, क्योंकि वो इंसान ने उसको अपना नहीं बनाया। एंड दैट इज वन थिंग दैट माधुरी जी एंड इवन गोविंदा जी डू, एंड दैट्स द वन थिंग दैट आई रियली एडमायर अबाउट देम। दूसरे ऋतिक, शाहिद, ऑल वेरी गुड डांसर्स। रणवीर ऑल्सो इज वेरी गुड डांसर और बहुत मेहनत भी करते हैं। तो इट्स नाइस टू सी द यंग डांसर्स। इट्स जस्ट दैट 19-20 का फर्क है, लेकिन वो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। सही कह रहे हैं आप। हाँ, दूसरे एक जमाना हुआ करते, अगर आप पूछना चाहते हैं कि कौन अच्छे डांसर नहीं हुआ करते थे, कैसे कोरियोग्राफर्स छुपाते थे, द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉट बीइंग अ गुड डांसर इज मीना कुमारी जी। शी वाज नॉट अ ग्रेट डांसर, लेकिन उनके फिल्मों में, पाकीज़ा में उनको नाचना है, तो कई गानों में ना उनकी एक डबल हुआ करती थी। कल्पना अय्यर जी ने बहुत सारे टाइम उनका डबल डबल के रूप में घूंघट में अगर वो गाना दिखा है, वो कल्पना अय्यर जी ने किया है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दैट इज वन। मीना कुमारी जी का एक खास बात थी कि जो ये शरीर नहीं कर पाता था, फेस करता, ये कर पाता था। तो अगर आप शॉट्स देखेंगे ना, तो वो सिर्फ आंखों से खेल रही हैं और वो आंखों से बहुत कुछ कह जाती हैं। उनको सिर्फ एक इतने शोल्डर से और ये आंखों को देखने में और वो फीलिंग के साथ जो वो कर रही है ना, उसी में पैसा है, उसको ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। तो उन्होंने समझ लिया कि ये मेरी शॉर्ट कमिंग से। इवन विथ रेखा, शी यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड। रेखा इज नॉट अ ब्रिलियंट डांसर, उमराव जब में बहुत नचवाया है, लेकिन इफ यू सी इन कंपैरिजन, वैजंतीमाला इज नेक्स्ट लेवल, हेमा मालिनी जी इज नेक्स्ट लेवल। और ये साउथ की एक्ट्रेसेस है ना, उनके संस्कृति में ये है कि पहले डांस सीखो, और पेरेंट्स जबरदस्ती लड़कियों को और लड़कियों को सिखाते थे। कमल हसन भी जी सबसे बढ़िया डांसर थे, उन्होंने भी भरतनाट्यम सीखा था। तो जो साउथ के जो हीरोज या हीरोइंस थे, उनको ऑलरेडी वो सीख कर आया करते थे, तो उनको समझ थी। सो द बेस्ट एग्जाम्पल इज, आई वुड से, इज वैजंतीमाला जी, श्रीदेवी जी, हेमा मालिनी जी। वहीदा रहमान इज नॉट फ्रॉम द साउथ, बट शी वाज, आई वुड से, ये 4 ऐसे कलाकार थे। ये कौन नाम है? पद्मिनी। पद्मिनी, वो इसकी बहन थी ना, वैजंतीमाला की बहन थी ना वो पद्मिनी। सो दे वर बोथ क्लासिकली ट्रेन, साउथ की थी वो। सो दे वर वेरी क्लासिकली ट्रेन। और वो क्या करते थे ना सर, ये अभी शायद लोगों को पता नहीं, लेकिन वो जब साउथ से आई थी वैजंतीमाला, वो अपने कोरियोग्राफर को लेकर आई थी कि अगर मैं डांस करूंगी तो इनके साथ करूंगी। तो इट वॉज वेरी क्लियर कि मेरी पहचान डांस है, तो मैं अपनी टीम को ही लेकर आऊंगी, whereas others didn't know how to dance. दोस्तों, आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का दूसरा भाग। तकनीकी सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है, रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज। सुपर है, डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।